गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल इन योर फर्स्ट सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 12। बेटा, आज से हम आपका इकोनॉमिक्स कोर्स शुरू कर रहे हैं। आज हम आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपसे इंट्रोडक्टरी बातें करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का लेआउट कैसा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स का आपकी पर्सनल लाइफ में, भूल जाइए इंडिया, भूल जाइए कंट्री, भूल जाइए आपके सिटी, आपकी इनकम, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? ओके। सो क्लास 11th की अगर बात करें तो आपने क्लास 11th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा था। इकोनॉमिक्स के दो पोर्शन थे आपके क्लास 11th में, एक था माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा था स्टैटिस्टिक्स। ठीक है? जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और मैथमेटिकल फॉर्मूले से आप डेटा का एनालिसिस सीखते थे। स्टैटिस्टिक्स वो सब्जेक्ट था। ठीक है? और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, जिसपे हमारा फोकस हमेशा माइक्रो के आई पे रहता था, दैट वाज इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स किस तरीके से काम करती है, वो सब आपने क्लास 11th में सीख रखा। क्लास 12 में भी इकोनॉमिक्स के आपके दो पोर्शन हैं, वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर वन इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मैं आज से 3-4 साल पहले की बात करूं, ज्यादा पीछे नहीं चल रहे हैं, केवल 3-4 साल पहले चल रहे हैं, तो आपकी क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स तो होता ही था, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होता था। जो आप अभी रिसेंटली क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन पढ़ के आए हैं, वो एक्चुअली ओरिजिनली क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता था। माने अभी आपके क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो पहले क्या होता था, आपकी क्लास 12 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता था और माइक्रो इकोनॉमिक्स होता था। मतलब आपकी क्लास 11th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैटिस्टिक्स होता था, और आपकी क्लास 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता था। फिर सीबीएसई ने क्या किया, उन्होंने क्लास 11 का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 में शिफ्ट कर दिया और क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में शिफ्ट कर दिया। सो एज ऑफ नाउ आपकी क्लास 11th में आपका जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, आपकी क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स है, वेयर एज क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है? क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स में आपने क्या पढ़ा था, आप जानते हैं, मीन, मोड, मीडियन, इस तरीके के चैप्टर्स आपने पढ़े थे। और क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमी का स्टडी किया था। अब क्लास 12 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में जनरली आईईडी भी कहते हैं, इस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर मैं एक लाइन में ब्रॉडली आपको एक कंसेप्ट दूं, तो 1947 जो कि हमारा इंडिपेंडेंस ईयर है, उससे कुछ साल पहले इंडियन इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी, इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी, और इंडिपेंडेंस से लेके टिल डेट आज की तारीख तक हमारी इकोनॉमी ने किस तरीके से ग्रो किया, उसके बारे में डिस्कशन है। मतलब मैं कह सकता हूं कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया प्लस इट्स ग्रोथ के बारे में, जबकि सब्जेक्ट का नाम भी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सब्जेक्ट में चर्चा की गई है। मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे आप फेसबुक में या ट्विटर में टाइमलाइन का कंसेप्ट है, तो ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपकी टाइमलाइन का कंसेप्ट है कि 1947 से लेके टिल डेट तक आपकी इंडियन इकोनॉमी किस अनुसार चली और कैसे कैसे किस एस्पेक्ट में, किस इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में उसने ग्रो किया, ये आप सीखेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज आईईडी। ठीक है? और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप जो 11th में माइक्रो चीजें समझ के आए हैं, माइक्रो कंसेप्ट समझ के आए हैं,
उसी को हम बड़े लेवल दैट इज मैक्रो लेवल एग्रीगेट, मैं हमेशा कहता हूं माइक्रो और मैक्रो में केवल आई और ए का डिफरेंस है। माइक्रो की स्पेलिंग में आई आता है और मैक्रो की स्पेलिंग में ए आता है। सर इतना सा डिफरेंस है? यस, यही तो मेन डिफरेंस है, क्योंकि माइक्रो में छोटी बात होती है और मैक्रो में बड़ी बात होती है। अब आप क्लास 12 में आ गए हैं, क्लास 11 में आप छोटे बच्चे थे इसलिए छोटी बात करते थे, क्लास 12 में आप बड़े बच्चे हैं इसलिए अब आप बड़ी बात करेंगे। बड़ी बात से मेरा मतलब है आप वर्ल्ड इकोनॉमी का डिस्कशन करेंगे, इंडियन जीडीपी का डिस्कशन करेंगे, इंडियन नेशनल इनकम का डिस्कशन करेंगे, मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे बनाती है उसका डिस्कशन करेंगे, आरबीआई कैसे काम करती है उसका डिस्कशन करेंगे। और तो और डीमोनेटाइजेशन जो अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में किया था 8 नवंबर 2016, उसके बारे में भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में चर्चा करेंगे। प्लस एक और बिगेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1 जुलाई 2017 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लेके आए थे दैट इज जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर नहीं है। जीएसटी का फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आज की तारीख में इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात हो और जीएसटी की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जीएसटी के बारे में भी बहुत चर्चाएं हम करेंगे। तो कुल मिला के मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बड़ी बात करने वाले हैं, सेंसिबल बात करने वाले हैं, ज्यादा मैच्योरिटी के साथ चलने वाले हैं। इंडिया कहाँ स्टैंड करता है वर्ल्ड इकोनॉमी में? यूएस का स्टैंड करता है, रशिया का स्टैंड करता है, चाइना का स्टैंड करता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज कहाँ स्टैंड करते हैं, और जहां भी स्टैंड करते हैं हम उनको किस एंगल से कंपेयर करते हैं वो हम सब समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने में आप फील करेंगे कि आप इकोनॉमिक पॉलिसी क्रिएटर हो गए हैं, पॉलिसी मेकर हो गए हैं। मैंने आपको हमेशा से कहा है कि क्लास में जब आप अकाउंट्स पढ़ें तो आप अपने आप को अकाउंटेंट समझें, मुनीम समझें, और जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ें तो आप अपने आप को इकोनॉमिस्ट दैट इज पॉलिसी मेकर एंड पॉलिसी रिसर्चर, इकोनॉमिक रिसर्चर समझें। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपने इसमें ग्रिप बना ली यू विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। यस, इतना प्यारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी अभी मैं प्रीव्यू आपको कराता चलूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन से शुरुआत करूंगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते टाइम हम कुछ बातें क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी करेंगे। क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स हमें ऑलमोस्ट ना के बराबर मैक्रो इकोनॉमिक्स में काम आएगा, और क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि पहले इसी का ही बाई बंधु था जो क्लास 12 में ही बैठता था, उसका काम हमें ज्यादा आएगा, उसकी नीड हमें ज्यादा लगेगी। तो हो सकता है शुरुआत के कुछ डिस्कशंस में आपको ऐसा लगे कि हम तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। माइक्रो मींस स्मॉल और मैक्रो मींस बिग। अब आप बड़े कैसे होंगे? पहले छोटे होंगे तभी तो बड़े होंगे। तो छोटा बहुत सारा जोड़ दिया और बड़ा हो गया। मतलब सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इज एग्रीगेट। मतलब अगर मैं आसान भाषा में एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊं तो मैं कहता हूं मोंटी साल में 10 लाख रुपए कमाता है। ये मैं मोंटी की पर्सनल बात कर रहा हूं, तो ये हो गया एक इंडिविजुअल लेवल का कंसेप्ट दैट इज माइक्रो कंसेप्ट। और अगर मैं बोलूं कि मोंटी इज एन इंडियन और इंडिया साल में इतने हजार करोड़, लेट से, मैं फिगर तो बहुत बड़ा है, मैं कहता हूं इंडिया की जीडीपी लगभग आप माने लगभग 200 लाख करोड़ है। 200 लाख करोड़, जीरो अभी गिनेंगे बट अभी आप फिगर सुन लीजिए, ठीक है। वैसे जीरो के लिए, जीरो काउंट करने के लिए आपको छोटी क्लासेस का फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का इंडियन सिस्टम आना चाहिए, नंबर सिस्टम, ठीक है। कई लोगों को आज भी नहीं आता है और वो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो बेटा ये तो आप सीख ही लो।
ठीक है, अपने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के मैथ्स टीचर को फोन लगाइए, उनको पूरे विशेष दीजिए, ऑन से समझिए नंबर सिस्टम, वंस, टेंस, 100, 1000 इस तरीके से, ठीक है। ओके, अब मैं आपसे बात करता हूँ मॉन्टी की इनकम की। तो मैं अगर बोलता हूँ मॉन्टी साल में 10 लाख रुपए कमाता है, दिस इज माइक्रो कंसेप्ट। वेरेज अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया साल में 200 लाख करोड़ कमाता है, दिस इज मैक्रो कंसेप्ट, बड़ी बात है, ठीक है। तो जब हम इकोनॉमी की छोटे लेवल पे चर्चा करेंगे दैट इज माइक्रो इकोनॉमी, और जब हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करेंगे दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपके कुछ चैप्टर्स की चर्चा कर लेता हूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मोटा मोटी हम कंसेप्ट सीखेंगे, लगभग आपके इसमें 11 सब चैप्टर्स हैं बेटा क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर आप किसी और पब्लिशर की बुक यूज करते हैं तो हो सकता है एक चैप्टर ज्यादा हो, एक चैप्टर कम भी हो सकता है, मतलब 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। सर आपने ये कैसी बात कही कि चैप्टर कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं? ये सब तो सीबीएसई के अनुसार चलता है बेटा, बिल्कुल सीबीएसई के अनुसार ही चलता है। और जहां 10 चैप्टर होंगे वहां उतने ही मटेरियल को उन्होंने 10 चैप्टर्स में ले आए होंगे, मतलब किसी 2 चैप्टर्स की बात उन्होंने एक चैप्टर में कर ली होगी। और अगर 12 चैप्टर्स हैं तो किसी एक चैप्टर की चर्चा उन्होंने 2 पार्ट्स में ब्रेक करके 2 चैप्टर्स में करी होगी। तो कंटेंट आपका पूरा है। मैं अगर पर्सनली बात करूं तो हम आपसे आपके साथ ये बुक यूज करेंगे दैट इज टीआर जैन एंड वीके ओरी, इस बुक को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आपसे चर्चा करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बड़ी बात करेंगे। बड़ी बात से हमारा मतलब है सबसे पहले इनकम। जहां भी इकोनॉमी आती है वहां पैसा आता है, जहां भी पैसा आता है वहां इनकम आती है। और ये तो आप जानते हैं सबका सपना मनी मनी, ठीक है। तो जो भी काम करता है, क्लास 9th में आपने सीख रखा था व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी दैट इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। और हम आम भाषा में बोल करें, आसान भाषा में आपसे चर्चा करूं तो कोई भी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाए या पैसे के इन्वॉल्वमेंट में हो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जहां पैसा होगा वहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और उसी एक्टिविटी की हम स्टडी करेंगे दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का एक शॉर्ट एंड क्रिस्प डेफिनेशन अगर मैं आपको दूं तो आप याद करिए, आपने पहली बार इकोनॉमिक्स कंसेप्चुअली आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, सीबीएसई बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड में। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर हुआ करता था, जिसमें हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में सीबीएसई मटेरियल में चर्चा की गई थी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसी से मैं लिंक करता हूँ। इकोनॉमिक्स आपकी क्लास 9th के सोशल स्टडीज में थी, राइट। तो मैं आसान भाषा में एक डेफिनेशन का डिस्कशन करूंगा। इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस में ही आपने पढ़ा था। सोशल साइंस में आपके 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स भी कहते हैं जिसको, एंड इकोनॉमिक्स। तो मैं कहूँगा इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, इंसान की बिहेवियर को समझता है। इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। देखो इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस प्लस ह्यूमन बिहेवियर प्लस मनी। मनी नहीं है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो सब्जेक्ट खत्म। और ह्यूमन इसलिए क्योंकि बेटा डॉगी, कैट, काउ इनको मोह माया नहीं है, ये हम ही लोग हैं जो मोह माया में फंसे हुए, ठीक है। सर मैं तो मोह माया में यकीन ही नहीं करता, मैं तो इस माया से परे हूँ। बहुत अच्छी बात है। फिर तो मुझे लगता है अगर आप इस दुनिया में हैं और माया से परे हैं, कितना भी आप बोल दें बेटा माया से आप दूर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम लाइवलीहुड ही कुछ इस अनुसार है कि हमें पैसा चाहिए, ठीक है। अगर पैसा नहीं चाहिए तो कुछ इन काइंड करना पड़ेगा तब पैसा मिलेगा, ठीक है। इस पे मुझे हो सकता है आप बोले नहीं सर ऐसे व्यक्ति को भी मिलता है वैसे व्यक्ति को भी मिलता है, बेटा एफर्ट्स हर जगह लगते हैं। सर एफर्ट्स तो एनिमल्स भी करते हैं, बेटा आप उसमें नहीं जा रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, बट आप जान करके मस्ती करना चाहते होंगे, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इनकम की बात करेंगे। अब हम बड़ा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम नेशनल इनकम की बात करेंगे।
तो पहले 3 चैप्टर्स आपके नेशनल इनकम पे ही हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल चैप्टर्स हैं। इन 3 चैप्टर्स को, ये जो 3 चैप्टर्स है, इसको आप 3 न मानते हुए एक चैप्टर मानेंगे। तो ये पूरा 3 चैप्टर एक्चुअली एक ही चैप्टर है, बट इन्होंने इस नेशनल इनकम के कंसेप्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसलिए वो 3 चैप्टर हो गए। बट हम इसको एक ही चैप्टर मानेंगे, और ये बहुत ही प्यारा अंडरस्टैंडिंग और सब्जेक्टिव में आप ये मान लीजिए कि पूरी मैच्योरिटी के साथ समझने वाला टॉपिक है। नेशनल इनकम, भैया देश की इनकम का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इतनी आसान चीज थोड़ी है, ठीक है। काफी जगहों पे आप कंफ्यूज भी होंगे, बट यही तो सब्जेक्ट का आप समझ लीजिए क्वालिटी है। जो सब्जेक्ट थोड़ा सा कंफ्यूज ना करे वो क्या सब्जेक्ट, थोड़ी तो इज्जत रखता है भाई, देश की इनकम कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं आप, ठीक है। फिर इसके बाद ये 3 चैप्टर्स के बाद हम कुछ चर्चा करेंगे पैसे की। पैसा मीन्स मनी, मैंने आपसे पहले ही बोला था, सबका सपना मनी। मनी तो मनी से मतलब ये है इकोनॉमी में मनी कैसे चलता है, इकोनॉमी में मनी कैसे चलता है। आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी क्या पॉलिसीज बनाती हैं और किस तरीके से मनी हमारी इंडियन इकोनॉमी में पर्टिकुलरली रन करता है, ये हम सीखेंगे मनी एंड इट्स मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के चैप्टर में। फिर है आपका बैंकिंग। बैंकिंग में कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक, ये सब हम चर्चा करते चलेंगे आने वाले चैप्टर्स में। बैंकिंग मतलब कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में कौन कौन सी किस किस कैटेगरी की किस किस टाइप की बैंक्स हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे बैंकिंग चैप्टर में। फिर डिमांड, जो एक डिमांड आपने इकोनॉमिक्स में क्लास 11 में भी पढ़ा था, डिमांड एंड सप्लाई, तो वही डिमांड है बट मैक्रो लेवल पे। तो डिमांड एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी यहाँ पे, वो कैसे चलती है वो भी हम सीखेंगे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में। फिर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, इसको आप अभी थोड़ा छोड़ दीजिए, इसके बारे में मैं अभी आपको ब्रीफ एक लाइन में नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑलमोस्ट बंद हो गई, तो डिमांड राइज हो गई क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गया। अब या तो कभी कभी बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, या कभी कभी सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है। तो इस सिचुएशन को गवर्नमेंट किस तरीके से हैंडल करती है वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और शॉर्ट डिमांड, ठीक है। फिर गवर्नमेंट बजट, हर साल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द नेशन पार्लियामेंट के हाउसेस में अपना फाइनेंस बजट पेश करता है। उस बजट को समझना, उस बजट को ड्राफ्ट करना, उस बजट के ऑब्जेक्टिव्स को समझना, वो हम सीखेंगे इस फाइनेंशियल बजट वाले, गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में। फिर है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज ना बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया, हम यही चाहते हैं हमारा रुपया सबसे ऊपर हो। बट हमारे इंडियन रुपया के कुछ कॉम्पिटिटर्स भी हैं, कॉम्पिटिटर्स जैसे यूएस डॉलर, जैसे जापानीज येन, ऐसे तमाम कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसीज हैं, यूरो, ठीक है, ग्राम। तो इन करेंसीज से कंपटीशन हमारा चलता रहता है, और वो कंपटीशन कैसे चलता है और उस रेस में हम आगे या पीछे कैसे होते हैं वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन माने बाहर का, और एक्सचेंज मतलब वहां की करेंसी को जब हम एक्सचेंज करते हैं या इंडियन रुपी में कैलकुलेट करते हैं तो किस तरीके से होता है वो हम सीखेंगे। ब्रीफ कर दूं तो कहते हैं जैसे आज की तारीख में लगभग $1 में 75 रुपीज आते हैं, तो 75 रुपीज कैसे आए, ये कैसे रेट बना, ये कैसे कैलकुलेशन हुआ, ये हम सीखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट में। और फिर एक आपका लास्ट और मेरा मोस्ट फेवरेट चैप्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आसान भाषा में समझिए, गवर्नमेंट की ज्यादातर कोशिश ये रहती है जितना जाए उतना आए, मतलब इनफ्लो इज इक्वल्स टू आउटफ्लो। हालांकि इसी लाइन से अपना पूरा कंसेप्ट मत बना लेना,
बट अगर मैं आपको 1 मिनट में एक लाइन में समझाना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स से मतलब राजस्थान गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट से नहीं है, मेरा मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब प्राइम मिनिस्टर वाली गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर वाली गवर्नमेंट से मेरा मतलब नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की कोशिश ये रहती है आउटफ्लो शुड बी इक्वल्स टू इनफ्लो। तो ये कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बड़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मोटा मोटी नेशनल इनकम सीखेंगे, मनी सीखेंगे, बैंकिंग सीखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज सीखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड सीखेंगे, बजट सीखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट सीखेंगे। बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, मजा आने वाला है। आज मैं आपसे किसी चैप्टर की शुरुआत नहीं करूंगा, आज मैं आपसे इस सब्जेक्ट पे थोड़ी चर्चा करने आया था। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ चैप्टर चालू करूंगा। कौन सा चैप्टर? नेशनल इनकम हम नहीं करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम मैं 1-2 चैप्टर्स कवर होने के बाद आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि आपकी थोड़ी मैच्योरिटी डेवलप हो जाए। क्योंकि नेशनल इनकम एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव सब्जेक्ट है, चैप्टर है। वो ये कहता है तुम मेरे हो, मतलब कहीं और ध्यान मत देना और पूरा ध्यान मुझ पे देना। तो ये पूरा ध्यान तब होगा जब आपको इस सब्जेक्ट से थोड़ा प्यार हो जाएगा। तो प्यार करेंगे हम। देखिए, जब प्यार करते हैं ना, और तो मैं इतना बड़ा फिलोसोफर नहीं हूँ, बट जब प्यार करते हैं तो मेन बात ना शुरुआत में नहीं करते। सर क्या कह रहे हो आप, समझ लें सर, तो फिर सीबीएसई ने पहले क्यों दिया है? सीबीएसई बेटा मेन बात ही करता है, ठीक है, लेकिन अपना रिलेशन को या सब्जेक्ट उसको डील करने का तरीका थोड़ा भिन्न है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे एक प्यारे से क्यूट से चैप्टर के साथ, जो कि बहुत फंडामेंटली होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट सेशन में। एज ऑफ नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।